क्लास 10th स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, है ना। चलिए फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो आप एक और ये वाली जो वीडियो वो थोड़ा अलग होने वाली है ना, क्योंकि हम जो अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं, डू और डाई सीरीज नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में, जिसमें आपके PYQs भी मैं उसमें करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ा अलग है उस वाले से, क्योंकि वो अलग सीरीज है और ये जो वीडियो मैं अलग सीरीज पर बनाने वाला हूँ, ठीक है। इस सीरीज का नाम आपका होने वाला है ब्रह्मास्त्र सीरीज, यानी कि एक तरीके से ये हम आपको ब्रह्मास्त्र देने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आप ऑलमोस्ट 21 डेज ही बचे हैं। वैसे तो 25 डेज है, लेकिन मैं 4 दिन को काउंट नहीं करके चल रहा हूँ। मैं 10th फरवरी तक ही काउंट करके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 10th फरवरी के बाद तो आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, उसके बाद कुछ और नहीं करना। इसलिए मैं आपकी 21 डेज का ये चैलेंज लेकर चल रहा हूँ। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि आप 21 डेज तक इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। अगर आपने 21 डेज तक इस सीरीज को फॉलो कर लिया मेरे साथ में, है ना, तो आपको एग्जाम में 90 प्लस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। सच बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है, 90 प्लस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो बच्चे 30-40 नंबर पर डले हुए हैं, अभी तक जो बच्चे 30-40 नंबर ही लेकर आ पा रहे हैं अपने एग्जाम्स में, वो उनका 60 प्लस स्कोर हो जाएगा। 60-70 के 7 मतलब 60 प्लस में आपको 70 भी आ सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छे से मेहनत करेगा तो। अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे मान लो या थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो सीरीज हमारी है ब्रह्मास्त्र सीरीज, इसमें हम रैपिड रिवीजन कराने वाले हैं, मतलब चैप्टर वाइज रैपिड रिवीजन हम इसमें लेकर आने वाले हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को तो हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है ना, जिनकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहती है, उन टॉपिक्स को मैं इन वीडियोस में आपको देने वाला हूं एज ए रैपिड रिवीजन। और ये आपका ब्रह्मास्त्र हो जाएगा एक तरीके से एग्जाम के लिए, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे, है ना, कि अभिषेक सर से पढ़ के आए, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, मजे ही मजे, मजे ही मजे, ठीक है भाई। तो ऐसा होने वाला है आपके साथ एग्जाम में बैठ के, ठीक है। 20 चैप्टर्स आपके टोटल बैठते हैं, चारों सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो, ठीक है। तो आपके पास 21 दिन है और 21 लगभग मैं 21-22 वीडियो इसमें दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आपके सारे चैप्टर्स प्रॉपर क्विक रिवीजन कह सकते हैं, इसको रैपिड रिवीजन कह सकते हैं, इस सीरीज में आपके सारे चैप्टर्स मैं कवर करवा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन दिल से इसको फॉलो करिएगा, इस सीरीज को 21 डेज का चैलेंज मानकर चलिएगा, ठीक है। अपने आप को इसका चैलेंज लीजिएगा कि मैं 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, आज से ये करती हूँ, ठीक है। और सर के साथ साथ मैं इस सीरीज को फॉलो करता जाऊंगा या करती जाऊंगी, ठीक है भाई। तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपने ये 21 डेज का चैलेंज सच में भाई कर लिया ना, मान लो आप एग्जाम में सभी बच्चों से आगे निकल जाओगे। जो बच्चा इसको फॉलो नहीं करके जाएगा, उससे आप डेफिनेटली आगे निकल जाओगे, और आप प्राउड फील करोगे अपने ऊपर कि हमें अभिषेक सर जैसे टीचर मिले कि जिन्होंने हमारा ये चीजें करवा दी, और आज हम एग्जाम में हमारा जो पेन है वो धड़ल्लेस चल रहा है ना, एकदम भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा आप लोग फील करोगे। और फिर बदले में आपसे क्या चाहता हूं, अगर आप 90 प्लस स्कोर करते हैं अपने एग्जाम में, तो आप अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं या उनको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, इतनी सी भी हेल्प हो ना, और आपके एग्जाम में आपको लगे कि हाँ अभिषेक सर से हमने पढ़ा था और वहां से इतना आ गया, है ना, ये चीज उन्होंने पढ़ाई थी और यहाँ से आ गई है, ठीक है। तो आप अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि देखो हम मेरे चैनल से इस बच्चे ने पढ़कर और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव किया, ठीक है भाई। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है। बाकी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और जो चैनल पर नया आ रहा है वो सब्सक्राइब करके जरूर जाए, है ना, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार लगा हुआ हूँ। मैं डेली यही सोच रहा हूँ कि बच्चों को किस तरीके से उसका रिजल्ट इंप्रूव किया जाए, उनके नंबर्स किस तरीके से इंप्रूव करे जाए। मैं कंटिन्यूअसली इसी काम में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, अभिषेक सर है ना, SST की टेंशन नो टेंशन, क्योंकि अभिषेक सर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम अब इस सीरीज में सबसे पहले मैंने जो चैप्टर लिया है वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर से एक मान लीजिए डर लगता है, उनको बच्चों को ना डर लगता है इस चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि उनको डिफिकल्ट लगता है, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या है। लेकिन अब जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक बात इस चैप्टर की समझा दूंगा, ठीक है। जो टॉपिक इस चैप्टर से आएंगे उनको यहाँ पर मैं करवा दूंगा,
ठीक है, उनको करने के बाद आप निश्चिंत हो जाना, टेंशन फ्री हो जाना, एग्जाम हॉल में चुपचाप चले जाना और चुपचाप से कॉपी करके और वापस आ जाना। ठीक है, मस्त आपके बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक मैंने इसमें लिया है। देखो यार, इसमें ना जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको लेकर मैं इस टॉपिक को आपको समझा दूंगा। ठीक है, जिसमें अगर 2 मार्क्स में आ जाए 2 मार्क्स में लिख देना, 3 में आ जाए 3 में लिख देना, 5 में आ जाए 5 में लिख देना। मैं 5 के जितना करवाऊंगा, बाकी आपके जितना भी आ जाए 2 3 उसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना। ठीक है भाई, अब मैं पहला जो टॉपिक लिया है मैंने वो ये है, इसमें आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, है ना। मतलब जो नेशनलिज्म इन यूरोप जो था ना चैप्टर, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमें कितना परिणाम देखने को मिलता है, मतलब उसका इफेक्ट कितना हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पर पूछा गया है आपसे। ये 2021 का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको जैसे भी आपके एग्जाम में है 2 3 में, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से कर देना। ठीक है, 2 में आएगा तो 2 पॉइंट दे देना, 3 में आएगा तो 3 पॉइंट 3 4 पॉइंट बता देना, 5 में आएगा तो पूरे बता देना। ठीक है भाई, चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था 1789 में, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसने किस तरीके से हेल्प करी थी यूरोप में, है ना, यूरोप में नेशनलिज्म को डेवलप करने में, राइज करने में। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, It resulted in the transfer of power from King Louis XVI into National Assembly। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। सबसे पहले जो पावर थी ना, जो किंग लुइस 16 के हाथों में थी, वो ट्रांसफर होकर नेशनल असेंबली में चली गई, है ना। मतलब अब यहाँ पर मोनार्क रूल नहीं रहा, क्या नहीं रहा, मोनार्क रूल नहीं रह गया था। ठीक है, अब यहाँ पर नेशनल असेंबली बन चुकी थी। ठीक है भाई, दूसरी बात, कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल वर डेवलप्ड। अब लोगों के बीच में क्या डेवलप हो चुका था, कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो चुकी थी। कलेक्टिव आइडेंटिटी से हम यहाँ पर क्या समझेंगे, कलेक्टिव आइडेंटिटी से मतलब ये होता है, जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, तो 4 लोग रास्ते में जा रहे हैं, मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, और सामने वाले ने आप में एक चारों में से किसी एक पर्सन के थप्पड़ मार दिया, है ना। तो क्या होगा उस समय पर, जो आपके 3 फ्रेंड्स होंगे ना, वो उससे आपको लेकर लड़ जाएंगे, मतलब आपके लिए उससे लड़ जाएंगे। इट इज कॉल्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या, कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि वो जो 3 दोस्त थे आपके, थप्पड़ आप में पड़ा, लेकिन उन तीनों ने मिलकर आपके लिए क्या किया, सामने वाले से लड़ाई लड़ी। ठीक है, मतलब उनके अंदर ऐसी फीलिंग आई, यार ये तो हमारा दोस्त है, हमारे दोस्त को इसने कैसे मार दिया। ठीक है, जब हमारे वाली फीलिंग आने लगती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो जो यूरोप था उसके अंदर भी क्या था, लोग इधर उधर बटे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे एक फीलिंग डेवलप होने लगी कि ये जो जगह है, ये जो कंट्री है, ये तो हमारी अपनी है ना, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो कलेक्टिव आइडेंटिटी यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तीसरा, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। तो पहले क्या था, स्टेट जनरल हुआ करता था। ठीक है, इसको एक्टिव सिटीजंस के द्वारा इलेक्ट किया गया, देन इसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया, मतलब इसको बाद में रीनेम कर दिया गया। तो ये एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चौथा, जैकोबिन क्लब्स वर सेट अप फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लिबरल थॉट्स। ठीक है, तो क्या किया गया, जैकोबिन्स क्लब्स को सेटअप किया गया। अब जैकोबिन क्लब्स सुनकर बहुत सारे बच्चे ढेर हो गए होंगे, घर ही हो गए होंगे। ठीक है, जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर जैकोबिन क्लब में आप परेशान मत हो, ये सिंपल सा इतना समझ लीजिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे मान लीजिए कुछ ग्रुप ऐसे बनाए गए जो लिबरल थॉट्स को प्रोपेगेट करते थे। क्या करते थे, लिबरल थॉट्स को प्रोपेगेट करते थे। ठीक है भाई, इतना समझ लीजिए आप। 5, न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चोजन टू रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर नया फ्रेंच फ्लैग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नया ट्राइकलर फ्लैग हम यहाँ पर अपनाते हैं। ठीक है, और रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग पहले हुआ करता था, उसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, मतलब है ना, जो मोनार्क रूल को डिनोट करता था उसको क्रॉस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और ट्राइकलर अपना लिया। Then last one, regional dialects were discouraged and French become common language। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट से मतलब यहाँ पर क्या है, रीजनल मतलब एरिया वाइज, पर्टिकुलर एरियाज, है ना। डायलेक्ट मतलब होता है लैंग्वेजेस या बोलियां बोल सकते हैं इसको, बोली, है ना, बोल सकते हैं। जैसे कहीं पर तौलिया को तौलिया बोला जाता है, कहीं पर गमछा बोला जाता है, कहीं पर स्वाफी बोला जाता है ना। इस तरीके से अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेजेस थी। ठीक है, तो उन सबको क्या किया गया, डिस्करेज किया गया। पूरे कंट्री के अंदर फ्रेंच को क्या बना दिया गया, एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया हर जगह के लिए, मतलब अलग अलग नहीं।
कोई भी अलग अलग नहीं बोलेगा कि हम अलग बोलेंगे लैंग्वेज, ये लोग अलग बोलेंगे, ये लोग अलग बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सब जगह एक ही कॉमन लैंग्वेज बोली जाएगी, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच। ठीक है भाई, तो ये 6 बातें मैंने आपको समझाई हैं कि पावर का ट्रांसफर हो गया, कलेक्टिव आइडेंटिटी का डेवलप होना, स्टेट जनरल का रीनेम करके नेशनल असेंबली में कर दिया, जैकोबिन क्लब्स बनाए गए जिससे कि लिबरल थॉट्स को प्रोपेगेट किया जा सके, फ्रेंच फ्लैग को फ्रेंच फ्लैग को अपनाया गया किसकी जगह पर, रॉयल स्टैंडर्ड की जगह पर, और रीजनल डायलेक्ट से यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उसको क्या किया गया, हटाकर फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। तो ये हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना। तो इटली का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ, चलिए फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं। इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन अमंग वेरियस डायनेस्टीज। तो जो इटली था ना उसमें क्या था कि वो बहुत सालों से यानी बहुत टाइम से क्या था, डिवाइडेड था, अलग अलग डायनेस्टी, छोटी छोटी डायनेस्टीज में डिवाइडेड था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर क्या था, ये टुकड़ों में बटा हुआ था इटली। ठीक है भाई, छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, कोई एक पर्सन यहाँ पर रूल नहीं कर रहा था, यहाँ पर सब अलग अलग, हर पार्ट को अलग अलग पर्सन रूल कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन को हमें समझना है। ठीक है, फिर उसमें क्या कहा जाता है कि इसी जो अलग अलग डायनेस्टी थी, यहाँ पर टोटल 7 डायनेस्टीज थी। कितनी डायनेस्टीज थी, टोटल 7। अब इसमें सिर्फ एक डायनेस्टी सार्डिनिया पीडमोंट, सिर्फ एक डायनेस्टी सार्डिनिया पीडमोंट प्रिंसली हाउस के द्वारा यहाँ पर गवर्न करी जा रही थी। मतलब जो ये इटली के ही लोग थे, है ना, जो लोग इटली के ही थे उनके द्वारा सिर्फ एक डायनेस्टी यहाँ पर रूल करी जा रही थी। इट इज कॉल्ड सार्डिनिया पीडमोंट। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा हम समझने की कोशिश करते हैं। अदर रीजन रूल्ड बाय नॉन इटालियन रूलर्स। ठीक है, तो जो 7 में से 6 जो डायनेस्टीज बच गई उन्हें नॉन इटालियन रूलर्स क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जो इटालियन लैंग्वेज थी ना उसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल रीजनल और लोकल वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिलती थी। ठीक है, तो कहने मतलब ये था वहां पर कोई एक सिंगल लैंग्वेज नहीं थी, है ना। जो इटली थी ना उसमें भी लोग अलग अलग टाइप की बोली बोलते थे, अलग अलग टाइप की डायलेक्ट्स यूज करते थे। ठीक है, तीसरा, इन 1830 गिसेपी मैज़िनी established a secret society called यंग इटली। तो 1830 में क्या होता है, एक पर्सन निकल के आता है, गिसेपी मैज़िनी, इनका नाम था गिसेपी मैज़िनी। ठीक है, इन्होंने सोचा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारा एक देश बनना चाहिए, यहाँ पर तो बहुत गलत हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सारी चीजें निकल के। जैसे बहुत सारे लोगों में से कोई एक पर्सन होता है जो भीड़ से थोड़ा अलग हटकर चलता है, उसको दिमाग थोड़ा अलग चलता है ना, तो वो थे ये गिसेपी मैज़िनी। तो इन्होंने कुछ अलग सोचा, तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने एक यंग इटली नाम से एक, है ना, क्या बनाई, सोसाइटी बनाई। अब ये क्यों बनाई, ब्रिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बट फेल्ड। ठीक है, ये एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, है ना, लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करना चाहते थे कि इटली एक देश बने, ऐसी आइडेंटिटी डेवलप करना चाहते थे, लेकिन ये फेल हुए उस चीज में। ओनली वॉर ऑप्शन वर लेफ्ट। ठीक है, तो जब ऐसा करने में ये असफल हो गए तो सिर्फ अब युद्ध का ही एक समाधान बचा था कि युद्ध करके ही क्या हो सकता है, हम इटली को एक स्टेट बना सकते हैं या एक कंट्री बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं। चीफ मिनिस्टर कैवूर लेड मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन एंड डिप्लोमेटिकली जॉइंड सार्डिनिया इन अलायंस विद फ्रांस आफ्टर डिफीट ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर कैवूर जो थे वो एक मूवमेंट को लीड करते हैं, फ्रांस के साथ अलायंस किया, यानी फ्रांस के साथ हाथ मिलाया कि हम तुम मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को क्या किया, हरा दिया 1859 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिफ्थ पॉइंट में आर्म्ड वॉलंटियर्स लेड बाय गिसेपी गैरिबाल्डी। फिर कुछ आर्म्ड वॉलंटियर्स निकल के आए जो स्वेच्छा से अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। ठीक है, जिनके हाथों में हथियार भी थे। ठीक है, तो ऐसे लोग निकल के आए, उनको किसने लीड किया, गिसेपी गैरिबाल्डी। ठीक है, और ये लोग किधर की तरफ गए, मार्च इनटू साउथ इटली, और इन्होंने साउथ इटली की तरफ मूव करना शुरू किया। ठीक है,
एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है। सिसिलीज क्या है, इटली के अंदर आइलैंड है ना, तो वहां के जो दो किंगडम थे, साम्राज्य थे, वहां उधर की तरफ ये लोग गए, ठीक है। वहां से इनको क्या है, पीजेंट्स जो थे ना, किसान वगैरह थे, उनका सपोर्ट मिला, सपोर्टेड बाय पीजेंट्स इन ड्राइविंग आउट स्पेनिश रूलर्स, ठीक है। तो वहां के जो किसान थे तो उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, आर्म्ड वॉलंटियर्स को बहुत सपोर्ट किया, किसके लिए, स्पेनिश रूलर्स को वहां से फेंक देने के लिए, ठीक है भाई। फिर 6 पॉइंट हम समझेंगे, आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रगल, तो ये सारे जो स्ट्रगल चल रहे थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का, यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया फाइनली, ठीक है भाई। ये सब करने के बाद तो इस तरीके से यहाँ पर इटली का यूनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसमें क्या समझने जैसा था, यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड था हमारा जो इटली था पहले, ठीक है। साथ में से सिर्फ एक ही स्टेट जो थी, एक ही डायनेस्टी जो थी, उससे कौन, प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था, ठीक है। और इटली में जो था ना, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, कोई एक सिंगल लैंग्वेज नहीं थी। फिर हमारे किसी भी मैगजीन निकल के आते हैं 1830 में, वो एक सोसाइटी बनाते हैं, यंग इटली, ठीक है। किस लिए बनाते हैं, ताकि एक तरह से रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग करी जा सके, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते। फिर हमारे पास युद्ध का ही ऑप्शन बचता है, तो उसी सीरीज में फिर क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर कैबूर है वो क्या करते हैं, सार्डिनिया को ज्वाइन करते हुए फ्रांस के साथ अलायंस करते हैं, ठीक है, हाथ मिला लेते हैं और फिर युद्ध करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हरा देते हैं, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ और भी देखने को मिलता है, आर्म्ड वॉलंटियर्स निकल के आते हैं, जिसको गिसेपी गैरिबाल्डी लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो लोग साउथ इटली की तरफ भाग जाते, मतलब मार्च करते हुए चले जाते हैं, और जो सिसिलीज के दो साम्राज्य थे उधर की तरफ भी जाते हैं, वहां से भी जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको भगाने का काम करते हैं, किसकी मदद से, जो पीजेंट्स थे वहां के, है ना, उनका भी सपोर्ट उनको मिलता जाता है। फिर ये सब इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली जो इटली है वो यूनिफाइड हो जाता है, और वहां पर विक्टर इमैनुअल को यहाँ पर इसका राजा घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, 1861 में। तो ये पूरी कहानी है यूनिफिकेशन ऑफ इटली से रिलेटेड। मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ ली होगी, तो जरूर करिएगा, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इसलिए मैंने टॉपिक की फॉर्म में इसको आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, है ना। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, अब हम समझते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ, ठीक है। तो हम समझेंगे, वाइड स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स among middle class Germans who tried to unite different region into a nation state by an elected parliament। तो हुआ क्या, जर्मनी के अंदर धीरे धीरे नेशनलिस्ट फीलिंग्स वाइड स्प्रेड होना शुरू हो गई, जो वहाँ के जर्मन सिटीजन्स थे, ठीक है, जो जर्मन पीपल थे, उनके बीच में नेशनलिस्ट वाली भावना धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश करी टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स इनटू अ नेशन स्टेट। क्या करने की कोशिश करी, यूनाइट डिफरेंट रीजन्स इनटू अ नेशन स्टेट, यानी कि जो अलग अलग हिस्सों में लोग बटे हुए थे, अलग अलग रीजन्स जो बटे हुए थे, है ना, उनको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, है ना। तो इलेक्टेड पार्लियामेंट से सब बच्चे समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो है पार्लियामेंट हमें देखने को मिलती है, तो उस तरीके से यहाँ पर भी सोचने की कोशिश की गई, ठीक है। तो पहली बात ये होगी, आपको समझ में आ गई होगी कि नेशनलिस्ट की जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी वो वाइड स्प्रेड होना शुरू हुई अमंग मिडिल क्लास जर्मन, जिन्होंने जो अलग अलग रीजन्स में जो जर्मनी बटा हुआ था उसको यूनाइट करने की कोशिश करी। दूसरी बात, लिबरल मूवमेंट्स सप्रेस्ड बाय मोनार्क्स मिलिट्री बट सपोर्टेड बाय लैंड ओनर्स नोन एज जंकर्स, ठीक है। तो जो लिबरल मूवमेंट्स उस टाइम पर चल रहे थे जर्मनी के अंदर, उनको जो मोनार्क्स थे, जो मिलिट्री थी, उन्होंने क्या किया, सप्रेस किया, दबाया, है ना। सप्रेस का मतलब होता है दबा देना किसी बात को, तो दबा दिया, है ना। बट वहां के जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने जो लिबरल मूवमेंट चल रहे थे उनको सपोर्ट किया, और लैंड ओनर्स को क्या बोला गया, यहाँ पर जंकर्स बोला गया। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, लैंड ओनर्स से मतलब है यहाँ पर जंकर, ठीक है। एंड थर्ड वन, प्रूसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप होती जाती है ना, हलचल मचना शुरू हो जाती है ना, तो उनके बीच में प्रुसिया एंट्री मारता है, हीरो बनता है ना, हीरो बनने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, है ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें करके दूंगा, वो वाली बात हो जाती है। तो प्रुसिया यहाँ पर टेक ओवर कर लेता है। प्रुसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन, है ना। जो प्रुसिया रीजन था उसका जो सीएम था वो ओटो वॉन बिस्मार्क था, ठीक है। तो वही इस पूरे थॉट प्रोसेस का क्या था, आर्किटेक्ट था, ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो मूवमेंट आपका चलाया जा रहा था वो किसके द्वारा चलाया जाता, प्रुसियन आर्मी और प्रुसियन ब्यूरोक्रेसी के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था, ठीक है भाई। फोर्थ वन हम समझते हैं, ओवर 7 years 3 wars against ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। 7 साल तक यहाँ पर 3 देशों के खिलाफ यहाँ पर वॉर लड़ी गई, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ठीक है। इनके खिलाफ यहाँ पर वॉर लड़ी जाती है और उसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, प्रुसियन विक्ट्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, यानी कि प्रुसिया जीत जाता है। और ये किसका कारण बनता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का कारण बनता है, ठीक है। एंड फिफ्थ वन, ऑन 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 को क्या होता है, प्रुसियन किंग विलियम फर्स्ट डिक्लेयर्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी एट वर्सलिस, ठीक है। तो 18 जनवरी 1871 को जो प्रुसियन किंग विलियम वन है उसको क्या किया जाता है, जर्मन एम्परर घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब ये जो जर्मनी है ये आपके हाथों में, आप संभालिए इसको, इसकी देखरेख आपको करनी है, ठीक है। और जो सेरेमनी होती है वो कहाँ होती है, वर्सलिस में होती है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाए तो घबराइएगा मत, ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हैं जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, ये सारी कारण यहाँ पर जिम्मेदार हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैंने लिया है रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट, क्योंकि ये भी आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है ना, तो इस टॉपिक को मुझे लगा समझाना चाहिए, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट, इसमें क्या रोल प्ले करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। रोमांटिसिज्म वाज अ सिग्निफिकेंट कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप दैट फॉस्टर्ड अ यूनिक सेंस ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। तो रोमांटिसिज्म क्या है, ये कल्चर मूवमेंट में काफी महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो है लोगों के बीच में एक तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, ये चीज डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे यहाँ बोला गया है ना, यूनिक सेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, फॉस्टर अ यूनिक सेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसका मतलब वही है कि लोगों के बीच में एक यूनिक सेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट को डेवलप करने का काम करता है, ठीक है। अब ये किस चीज पर फोकस करता है या इसमें क्या खास बात है वो समझते हैं। फोकस ऑन इमोशन एंड इंट्यूशन, है ना, लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी आत्म समझ है ना, जो अंदर से लोगों के अंदर जैसे बोलते हैं सिक्स सेंस वाली जो बात होती है उस पर फोकस करता है, ओवर रीजन एंड साइंटिफिक थॉट्स, ठीक है। तो साइंटिफिकली भी और जो कारण हमारे सामने आते हैं उन सब पर ये फोकस करता है, ठीक है, इमोशनली और इंट्यूशनली, ठीक है, दो तरीके से। तीसरा सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं, एम्फेसाइज ऑन मिस्टिकल फीलिंग्स एंड कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ नेशन। और किस चीज पर जोर देते हैं रोमांटिसिज्म में, कि मिस्टिकल फीलिंग, जो रहस्यमय भावनाएं, जो लोग जो सामने से देखने में हमें नहीं पता चलती लेकिन अंदर लोगों के अंदर क्या छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव हेरिटेज के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। मतलब एक तरीके से लोगों के अंदर वो जोश भरा जाता है कि नए नए गीत बनाए जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, जैसे इनकलाब जिंदाबाद। जैसे हमारी कंट्री के अंदर जब इंडिया के अंदर जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे तो उस समय पर किस तरह से हमने अपने लोगों के अंदर जो देशभक्ति वाली भावना है उसको जागृत किया था, तो वही काम यहाँ पर किया जा रहा है ना, बाय द हेल्प ऑफ आर्ट, पोएट्री एंड म्यूजिक, है ना। जैसे अलग अलग स्लोगन्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग कविताएं बनाई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, ठीक है। लोग नारे दे रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, इस तरीके से जैसे इंडिया के अंदर दिया जा रहा है तो उस तरीके से वहां पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं की भावनाओं को एक तरह से एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। देन अगला हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिस्ट एंड पोएट्स हु सेलिब्रेटेड कल्चरल रूट्स एंड कॉमन पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं, जो पोएट्स हैं, उनका भी हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि वही तो जो सारा गेम है चला तो वही रहे हैं ना,
कभी वो म्यूजिक, कभी कोई नया म्यूजिक बन रहा है ना, देशभक्ति म्यूजिक बन रहा है, पोइट्री लिखी जा रही है, आर्ट्स यानी कि पेंटिंग्स वगैरह इस तरीके की बनाई जा रही है जिसको देखकर लोगों के अंदर वो खून खौल जाए कि हाँ हमें भी क्या करना है, अपने देश को आजाद कराना है, हमें भी जो मुनार्क रूल है उससे क्या होना है, हमें भी जो है मुनार्क रूल से क्या होना है, आजाद होना है ना। अब हम इनकी कठपुतली ज्यादा टाइम तक बनकर नहीं रह सकते, तो वो वाली चीज है यहाँ पर। तो रोमांटिसिज्म इस तरीके से एक तरह से कल्चरल मूवमेंट में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है कि किस तरीके से होता है। और ये जो है रोमांटिसिज्म प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द आइडिया ऑफ नेशन थ्रू आर्ट, पोएट्री एंड म्यूजिक। तो ये जो रोमांटिसिज्म है वो किस तरीके से आइडिया ऑफ नेशन को शेप देता है, बाय द हेल्प ऑफ आर्ट, पोएट्री एंड म्यूजिक। इसमें तीन बातें चलती हैं, या तो पिक्चर्स बना के हम फीलिंग्स को डेवलप करवा रहे हैं, पोइट्रीज लिख रहे हैं ना, अलग अलग कविताएं लिखी जा रही हैं, देश में वाइड स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है, एंड म्यूजिक बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वंदे मातरम। तो इस तरीके से लोगों की भावना को एक तरीके से जागृत करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था, मुझे लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है वो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये टॉपिक है आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इसमें ले लिया है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे ढेर हो जाएंगे इस वाले में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से पढ़ के जाओगे, आप ढेर नहीं होगे, आप तो उनसे क्या होगे, आगे निकल जाओगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद। चलिए पहला पॉइंट इसमें समझते हैं कि किस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। जो ग्रेट ब्रिटेन था ना उसमें क्या था, स्टार्टिंग में जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी वहां के लोगों की वो क्या थी, एथनिक उनको बोला जाता था। क्या बोला जाता था, एथनिक। प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड ब्रिटिश स्लेव वर एथनिक वंस, ठीक है। तो जो उस समय पर जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग थे उनकी जो आइडेंटिटी थी वो एथनिक हुआ करते थे। एथनिक से मतलब क्या है, जैसे उसमें क्या था, सब लोग अलग अलग बटे हुए थे, कोई इंग्लिश थे, कोई वेल्स थे, कोई स्कॉट या कोई आयरिश, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे, ठीक है। ऑल दीज हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो ये सारे जो नेशंस थे एक तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके सबके अपने खुद के कल्चर्स थे और खुद के ही पॉलिटिकल क्या थे, ट्रेडिशंस थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ एंड पावर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंग्लिश नेशन था इसमें से, जो इंग्लिश राष्ट्र था वो क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रो कर गया इन वेल्थ और इन पावर, ठीक है। उनके पास पैसा भी धीरे धीरे आ गया, उनके पास धीरे धीरे पावर, जब पैसा आता है तो पावर अपने आप चली आती है, ठीक है मेरे भाई। इसकी वजह से हुआ क्या, इट एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, ठीक है। तो जिससे हुआ क्या, जो इंग्लिश नेशन था उसने अपना जो इन्फ्लुएंस था ना वो बाकी के जो बचे हुए नेशन थे उनके ऊपर एक तरह से इम्पोज करना शुरू कर दिया, या अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड कर दिया, अपना जो दायरा था वो बढ़ा दिया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश नेशन अब आगे बढ़ चुका है, वेल्थ और पावर इसके पास आ चुकी है। फिर क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688, ठीक है। तो ये इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उसने क्या किया, जो मोनार्क्स थे वहां पर, जो मोनार्क रूल कर रहे थे उनसे पावर छीन ली, है ना, 1688 में उनसे पावर छीन ली, यानी पावर सीज कर दी गई वहां पर, ठीक है। रिजल्टेड इन इंग्लैंड एज इट सेंटर केम टू बी फॉल्स, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इससे परिणाम क्या निकल के आया, जो इंग्लैंड था वो यहाँ पर हमें इंग्लिश नेशन का सेंटर देखने को मिलता है, ठीक है, एक तरीके से। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट समझते हैं, द एक्ट ऑफ 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड होता है। फिर क्या होता है, एक एक्ट होता है 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। क्या एक्ट होता है, दिस एक्ट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये एक्ट था वो इसलिए बनाया गया था, इस एक्ट के थ्रू ही जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था उसका फॉर्मेशन होना था, ठीक है। इट मीन इंग्लैंड इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो इस एक्ट से मतलब ये था कि इस एक्ट के थ्रू जो इंग्लैंड था वो स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज कर सकता है, ठीक है। एंड फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। और फाइनली क्या हुआ
कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा डोमिनेट कर ली गई, ठीक है, यानी कि वहां पर जो था इंग्लिश मेंबर्स का ही दबदबा हमें देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और इजिली आपको समझ में आ गया होगा। पीवाई की क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, बड़े इजिली आप इन पॉइंट्स को इसमें लिख देंगे और आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है नेपोलियंस कोड्स 1804 वाला जो है ना, तो ये बच्चों को जरूर समझना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। नेपोलियन से जरूर कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ समझ लेंगे नेपोलियंस कोड्स क्या थे, है ना, तो नेपोलियन ने क्या किया था, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। नेपोलियंस कोड्स क्या थे वो समझते हैं। सेट ऑफ सिविल कोड्स दैट हैड टू बी प्रैक्टिस्ड बाय फ्रेंच सोसाइटी, है ना, तो ये एक तरीके से सेट ऑफ सिविल कोड्स था, है ना, जिसे फ्रेंच सोसाइटी क्या कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, है ना, अपनी डेली की लाइफ में। द एम ऑफ द कोड्स was to reform the French society in areas such as family, property, civil procedure, etc. तो कहने का मतलब क्या है कि इसका एम क्या था, नेपोलियंस कोड्स का एम क्या था, इसको इसलिए लेकर आया गया था ताकि जो सोसाइटी है उसके जो कुछ एरियाज हैं, जैसे आपकी फैमिलीज हो गई, है ना, आपका जो है प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई, सिविल मैटर्स हो गए, तो उनमें इंप्रूव किया जा सके, है ना, सोसाइटी के अंदर एक तरह से इंप्रूवमेंट लाया जा सके, इसलिए इन सिविल कोड्स को लाया गया था। अब उसमें कुछ खास बातें हैं वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला तो क्या था, सिविल नेपोलियंस कोड्स में इट इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो जो भी लोग हैं समाज के अंदर कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान माने जाएंगे, है ना, कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वो कितने भी पैसे वाला व्यक्ति बना रहे, है ना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन कानून सबके लिए समान है, चाहे एक गरीब व्यक्ति चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए समान है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इट अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। तो जो नेपोलियंस कोड्स थे वो जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ दिए जाते थे ना, प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुविधाएं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, है ना, सब सुविधाएं, जैसे गरीबों को तो मिल नहीं रही है, लेकिन जो अमीर थे, है ना, जो पैसे वाला वर्ग था, जो पैसे वाली क्लास थी, है ना, उनको वो सारी सुविधाएं बाय बर्थ दी जाती थी कि ये तो ये बड़े खानदान में पैदा हुआ है, पैसे वाले के यहाँ पैदा हुआ है, इनको तो ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो वो उस वाली चीज जो नेपोलियन था उसने खत्म कर दिया, है ना, अबॉलिश्ड कर दिया। अबॉलिश मतलब होता है खत्म कर देना। तो अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, तो बर्थ के आधार पर यानी जन्म के आधार पर आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, है ना, आपकी कर्म के आधार पर दी जाएगी, आप कैसा कर्म कर रहे हैं, ठीक। ग्रांटेड राइट टू प्रॉपर्टी टू फ्रेंच सिटीजन, और क्या प्रोवाइड किया गया, क्या दिया गया, क्या प्रदान किया गया वहां के लोगों को, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, फ्रेंच सिटीजन को राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया। एंड फोर्थ वन, abolished feudal system and freed all peasants from serfdom। serfdom का मतलब होता है एक तरह से बंधुआ मजदूरी, है ना, मजदूरी, बॉन्डेड लेबर जिसको हम बोल सकते हैं, बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो और क्या किया, साथ के साथ में जो फ्यूडल सिस्टम था, है ना, जमींदारी प्रथा थी, है ना, उसको खत्म किया गया, और जितने भी किसान थे, कि जितने भी पीजेंट्स थे, उनको सर्वडम से क्या कर दिया गया, मुक्त करवा दिया गया, ठीक है। फिफ्थ वन, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी यहाँ पर क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। एंड द लास्ट वन, रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन गिल्ड्स इन टाउन्स, ठीक है। तो जो शहरों में जो गिल्ड्स थी, गिल्ड्स क्या है, सोसाइटीज हुआ करती थी, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुआ करती थी जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती थी, पर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी या लगी हुई थी उन सबको हटा दिया गया, ठीक है, जिससे कि वो लोगों के लिए काम कर सके। तो ये थे नेपोलियन कोड्स के कुछ खास फीचर्स, और नेपोलियन कोड्स क्या थे वो मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको समझा दिया, उसकी खास जो बातें हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अगर डेफिनेशन आ जाए 2 मार्क्स की तो आप 2 मार्क्स में ये वाली डेफिनेशन दे देंगे, अगर पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए तो पूरा आप 5 मार्क्स में इस तरीके से इसको लिख देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर इतने टॉपिक इनफ होंगे, और जहां पर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं
वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के अंदर इन्हीं टॉपिक्स में ज्यादा फंसते हैं। यही टॉपिक उनको यही वाले जो टॉपिक है उनको अच्छे से समझ नहीं आते हैं। तो मैंने वो वाले टॉपिक चुन चुनकर इस वीडियो के अंदर आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो इतना टाइम बचा ही नहीं है कि आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो सके, है ना। तो जरूरी ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा दिए जाए, ठीक है। कम इनपुट डालकर ज्यादा आउटपुट वाली बात होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, ठीक है। और इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए लाइक तो बनता है, और नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है भाई। बाकी ये सीरीज हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इसके अंदर आपको रैपिड रिवीजन मैं करवाने वाला हूँ। 21 डेज का चैलेंज हम इसमें रख रहे हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। वीडियोज अच्छी लग रही है लाइक करते जाइए, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो एक कमेंट तो बनता ही है, बताइएगा कैसी लगी, है ना, इन्फॉर्मेटिव रही या नहीं, मैं आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से समझाने में सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, जिससे क्या है क्लासेस और ज़्यादा इंटरेक्टिव होती जाएंगी और आपके साथ मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, मुझे भी वीडियोज़ बनाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।